Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So this was the last exercise which we were doing in the last class. The first part was done up to question number 8, right? And today we are up to start with question number 9. So no, the 11, 12 4 questions are of the general solutions which we were doing previously. And then comes the particular solution and then comes the word problem and then comes the MCQs. तो वही पैटर्न है जो पिछली दो एक्सरसाइजेस में है. पहले जनरल सॉल्यूशन, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर वर्ड प्रॉब्लम, फिर एमसीक्यू. तो वही सेम पैटर्न है, बस टेक्निक चेंज हो गई है. तो चलो नाइन्थ वाले पे चलते हैं हम. सो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, बताओ. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच वी डू? क्या? डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करना. द फर्स्ट थिंग विच हैज टू बी डन इज द फर्स्ट थिंग विच इज सपोज टू बी डन इज व्हाट? आइसोलेट डी वाई बाई डी एक्स. तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने के लिए एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा सबको. सो लेट अस डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ से आइसोलेट हो जाता है, वाई के नीचे एक्स आ जाएगा, वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई कॉट एक्स को एक्स से डिवाइड करें, एक्स एक्स कट के क्या बन जाएगा वाई कॉट एक्स, राइट. एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट. ओके. अब यहां से क्या कर सकता हूं मैं? अब जो मिक्स वाली टर्म्स हैं, मिक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? दीज टू, जिसमें वाई और एक्स दोनों हैं, वो तो रखो एलएचएस में. और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं या टोटल फंक्शंस ऑफ एक्स है जो नीचे रखा हुआ है, या तो टोटल जो नीचे रखा हुआ है उसके फंक्शंस होने चाहिए या कांस्टेंट्स होने चाहिए, उन सबको भेजो आरएचएस में. तो यहाँ पे एक ही ऐसी टर्म दिख रही है जो कांस्टेंट है, तो इसको भेजूंगा मैं आरएचएस में. ठीक है. तो इन टर्म्स को जब मैं यहाँ रखूंगा, कौन सी दोनों को? यहाँ दोनों को, तो फिर वाई वाई कॉमन आ जाएगा वहां से. सो वाई वाई कॉमन लेने के बाद बचता है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स. तो वाई तो चलो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? वाई बाई एक्स में से वाई कॉमन लिया तो 1/x, राइट. और वाई कॉट एक्स में से वाई कॉमन लिया तो क्या बचा? कॉट एक्स. और दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय वाई. और -1 उधर जाएगा, बन जाएगा +1. अब इसको कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, विच इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. सो ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, on comparing value of p is this and value of q is this. तो ये वैल्यूज हैं पी एंड क्यू की. पी एंड क्यू की वैल्यू मिलने के बाद अगला काम क्या होता है? टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं बताओ? e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. सो इट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है वो सारा तामझाम लिखना पड़ेगा हमको. 1/x, 1/x प्लस कॉट एक्स, ये तो हो गया p इंटू वाट? डी एक्स. तो करो सॉल्व. 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग मॉडुलस एक्स. और कॉट एक्स का क्या होता है? लॉग मॉडुलस साइन एक्स. ठीक है. दोनों के लॉग लॉग को अगर लॉग ए प्लस लॉग बी की आइडेंटिटी से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए इंटू बी. तो ए इंटू बी यानी एक्स इंटू साइन एक्स. और ई से लॉग कैंसिल आउट होके फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा? एक्स साइन एक्स. ठीक है. ई से लॉग हो गया कैंसिल आउट. तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पहली स्टेज है क्वेश्चन की, ये पहला स्टेप है. सेकंड स्टेप क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन निकालना. जनरल सॉल्यूशन निकालने का क्या स्ट्रक्चर था? क्या स्ट्रक्चर था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ये अपन अब जनरल सॉल्यूशन निकालने का काम कर रहे हैं. जनरल सॉल्यूशन, ठीक है. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स साइन एक्स इक्वल टू जो q निकाला था उस q से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू एक्स साइन एक्स. फिर इस पूरे का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यही प्रोसेस है. अब 1 इंटू एक्स साइन एक्स तो एक्स साइन एक्स. अब ये तो सॉल्व हो गया एलएचएस पार्ट इक्वेशन का. आरएचएस पार्ट सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल एक्स साइन एक्स करना है. एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल कैसे करते हैं? बाय पार्ट्स. तो फर्स्ट फंक्शन विल बी एक्स एंड द सेकंड फंक्शन विल बी साइन. ठीक है. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस
फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो, तो एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिव हाँ, एक्स का डेरिवेटिव 1, और उधर क्या है माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल अगेन, और दो होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड, होल थिंग हैज टू बी अगेन इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, कितने नेगेटिव साइन है 1 2, तो प्लस हो गया ये, और इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, सब हो गया, तो फिर प्लस सी, और वो उस पार्ट को तो कॉपी पेस्ट करना ही है आपको। तो ये हो जाता है वाई, वाई इंटू एक्स साइन एक्स हो जाएगा मेरा वाई। देखो पीछे के पीछे किस फॉर्म में आंसर है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है ऐसी फॉर्मेट में, बोलो। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स साइन एक्स को उधर लेके जाओ, तो पहली टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कट गया, cos एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है cot एक्स, माइनस cot एक्स पहली टर्म बनी, प्लस साइन एक्स से एक्स साइन एक्स डिवाइड करा तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया 1/x, राइट। और c से एक्स साइन एक्स डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, c, c बाय एक्स साइन, इसी फॉर्मेट में आंसर चेक करो। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। समझ आया? सबसे पहले आप कंपेयर करो, सबसे पहले आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और वहां से पी और क्यू निकालो। पी आपको हेल्प करेगा, पी आपको हेल्प करेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, और फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये क्यू, ये दोनों मदद करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने में। ठीक है, चलो 10th वन। हम्म, पहला काम क्या, वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब आइसोलेट करेंगे, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो 1/बाय एक्स प्लस वाई। अब आप इसमें से 1/बाय एक्स प्लस वाई में से 1/x और 1/y को अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये हिंट है कि ये दूसरे टाइप की डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, टाइप 2 वाली, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिलता, क्या मिलता, डी एक्स बाय डी वाई। करो, तो इट इज लाइक डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू 1/x प्लस वाई का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई। अब आप इसमें से क्या करते हो, वाई वाली टर्म को, नहीं वैसे तो आप वाई वाली टर्म को इधर लेके जाते हो, लेकिन इस बार एक्स वाली टर्म को इधर लेके जाना है। क्यों, क्योंकि दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दूसरे टाइप, कुल मिला के जो ये ऊपर है वो तो इसके पास जाएगा, और जो नीचे है वो उधर रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाय डी वाई स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, डी एक्स बाय डी वाई माइनस एक्स। माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ प्लस -1 × x, सही है, और फिर उधर रहेगा मेरे पास y। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, डी एक्स बाई डी वाई प्लस क्या है पी एक्स दूसरे टाइप की इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करेंगे तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो p हो गया मेरा -1 और q हो गया मेरा y। ठीक है, वैसे p और q क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ x या कांस्टेंट्स, इस बार फंक्शंस ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट्स होंगे, तो ये तो फंक्शन ऑफ y है और ये कांस्टेंट है, राइट। चलो अब अगला काम वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो पिछली बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कैसे निकाला था, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इस बार क्या करेंगे पी डी वाई, क्योंकि उल्टा चल रहा है, हर चीज उल्टी हो जाएगी, दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रल पी की वैल्यू क्या है -1, -1 इंटू डी वाई, तो -1 का इंटीग्रल क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू वाई, माइनस वाई, ई तो हो गया ना, -1 का इंटीग्रल माइनस वाई। ठीक है, अब ई की पावर माइनस वाई ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, इसके आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लॉग तो आया नहीं कि इसे लॉग कट जाए, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। चलो अगली स्टेप क्या होती है, अब क्या होती है बताओ, जनरल सॉल्यूशन निकालना। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है जनरल सॉल्यूशन, बताओ। वैसे क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन दूसरे टाइप की है तो क्या हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर -y, उसके बाद q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है y, तो y इंटू ई की पावर -y, राइट। और इस पूरे का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं चलेगा, क्या चलेगा y चलेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या बनेगा बताओ,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? हम्म फर्स्ट फंक्शन वाई एंड द सेकंड फंक्शन विल बी एक्सपोनेंशियल वन, सेकंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल करो ई टू द पावर माइनस वाई का, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, फिर माइनस, ठीक है। और ये जो y यहाँ पे लिखा है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन, और उसका इंटीग्रल वही सेम पहले वाला, और इस पूरे का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y चलेगा अभी। चलो, तो y इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई माइनस वाई डॉट ई टू द पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस कर दो उसको, और इंटीग्रल करना है आपको एक और बार ई टू द पावर माइनस वाई टी वाई। तो इट इज लाइक माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा अगेन, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, राइट, प्लस सी। ओके, इसमें से देखो ई टू द पावर माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस वाई, और प्लस क्यों, माइनस वन आएगा ना, ई टू द पावर माइनस वाई तो कॉमन लिया, प्लस वॉट सी। और इधर क्या है मेरे पास, उसको करो कॉपी पेस्ट, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। तो ई टू द पावर माइनस वाई से करंट कैंसिल आउट करूंगा मैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा? माइनस वाई माइनस वन। लेकिन ये ई टू द पावर माइनस वाई सी से जब डिवाइड होगा, सी से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? सी के नीचे आएगा, सी के नीचे आएगा तो माइनस वाई पावर प्लस वाई पावर हो जाएगी, सी ई टू द पावर वाई। देखो माइनस वाई माइनस वन को इधर बुला लो, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर वाई। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। टेल मी, मैच हो गया आंसर क्या? एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर वाई। ठीक है, ओके। अब एक बार ये क्वेश्चन किया ना हमने, इन क्वेश्चन को पॉज करके और आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में हालांकि दो वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वर्ड प्रॉब्लम्स हमने पिछली दो एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करी हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसको देख सकता हूँ, इसको 16 वाले को एक बार देखो, देख सकते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। 16 वाले को देखता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का हिंट दे रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का हिंट। आगे बढ़ो। given that the slope of the tangent to the curve at any point x y is equal to the sum of the coordinates of the point। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम, वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं होती इधर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में, पर फिर भी बना दो समझने के लिए। सपोज करो एक कर्व है, इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, कोई भी, तो लेट से वो कोई भी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक्स कोमा वाई। अब इस कोई भी पॉइंट पे एक्स कोमा वाई पर जब अपन टेंजेंट बनाते हैं, तो ये बन गई टेंजेंट, राइट। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, अब इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, किसी भी कर्व पे टेंजेंट बना दो और उसका स्लोप निकालो, तो उस स्लोप को क्या बोलते हैं बताओ? इसके स्लोप को क्या बोलेंगे, बोलो क्या? टेन थीटा, थीटा दिख रहा है कहीं यहाँ पे? हम्म, बोलो। 11वीं से 12वीं में आ गए, 11वीं में पूरा चैप्टर हो गया स्ट्रेट लाइंस, 12वीं में फिर पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज है पूरी भरी हुई। जब कर्व पे हम टेंजेंट बनाते हैं तो एक ही फॉर्म होती है, कर्व पे हम टेंजेंट बनाते हैं, उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, उस टेंजेंट के स्लोप को बोलते हैं क्या है, बस इतना बताओ। हम्म, क्या बोलते हैं? वो एन कैसे निकलता है, एम कैसे निकलता है वो, व्हाट इज द फॉर्मूला? अरे वो तो तब होता है जब दो पॉइंट्स होते हैं, कहाँ है दो पॉइंट्स? दो पॉइंट्स है क्या हमारे पास? और वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन अगर होता, अगर ये फॉर्मूला होता या टेन थीटा होता या एम होता, इन सारे केसेस में इस कर्व की क्या जरूरत पड़ती? कर्व बना हुआ है, इस चीज पे फोकस करो ना। अगर कर्व नहीं होता तो भी वाई टू माइनस ये फॉर्मूला होता, टेन थीटा होता। ये कर्व बना हुआ है, तो इस कर्व का क्या रोल है?
डी वाई बाय डी एक्स बोलते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व को हम डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट बोलते हैं, डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स कोमा वाई। डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स कोमा वाई। जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट बना हुआ है उस पॉइंट पे कर्व का डेरिवेटिव निकाल लो, वो डेरिवेटिव ही उस टेंजेंट का स्लोप होता है। बोल दो नहीं सीखा है। हम्म। चैप्टर नंबर 6 में नहीं है क्या हमारे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स? नहीं है? ठीक है चलो छोड़ो, क्लास 11 तो पढ़ के आए हो, 11th में तो है। ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के बराबर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन सा, एक्स कोमा वाई। इसका सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इस सवाल को? हम सबसे पहले तो गिवन पॉइंट डाल देंगे, गिवन पॉइंट बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार देंगे। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट कर्व जो है ओरिजिन से पास थ्रू होता है, इस वाली बात को तो, कर्व जो है ओरिजिन से पास थ्रू होता है, इस वाली बात को तो हम एक बार पॉज मारेंगे, ये तो लास्ट में काम आएगी। आगे वाली लाइन क्या है, गिवन दैट के बाद वाली, उसको करेंगे कॉपी पेस्ट। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट मारेंगे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व को तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके। एट एनी पॉइंट तो एट एक्स कोमा वाई। अगर वो कहता 3,4 तो एट 3,4 लिखना पड़ता, जिस भी पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो एक्स और वाई का सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। फाइन। अब डी वाई बाई डी एक्स कोमा वाई पे ही निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। बताओ। अगर डी वाई बाई डी एक्स हम एक्स को अभी मान लो x1 कोमा वाई वन पे निकालते हैं तो y को y1 से और x को x1 से रिप्लेस करते हैं, लेकिन x कोमा वाई पे ही निकल रहा है तो वो का वही बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस वाई। ओके। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ऊपर जो सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो भी आप खुद बनाओ। अब बना दी हमने। इस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि मैंने अचानक उस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन क्यों उठाया, उसमें भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ये तो नहीं बन रही है, कुछ और बन रही है, बताओ। मतलब इससे इससे मिलती जुलती बन रही है। उधर कौन सी बनी है, सेकंड फॉर्म बनी है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या है, डी एक्स बाई डी वाई है। चेक करो, ये रही नीचे। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या है, डी एक्स बाय डी वाई है। ओके। तो इस वाली इक्वेशन में हमने एक्स वाली टर्म को इधर लाया और वाई उधर छोड़ा। उस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, वाई को इधर लाएंगे और एक्स को उधर छोड़ देंगे, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई को वही पिछली बार की तरह प्लस -1 इंटू वाई, और उधर हो जाएगा एक्स। और कंपैरिजन करेंगे तो पी और क्यू सेम उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। So let's compare them. So P की वैल्यू इज व्हाट, -1 एंड Q की वैल्यू इज व्हाट, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम निकलेगा। बताओ। तो कुल मिला के इधर देखो, ये वाली इक्वेशन से जो जनरल सॉल्यूशन बना वो ये था, उस वाली इक्वेशन से जो जनरल सॉल्यूशन बना वो ये था। तो अब वाली इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसी को कंपेयर करो। जनरल सॉल्यूशन में x को y और y को x से रिप्लेस कर दो, करो, क्योंकि पूरा वो का वही कॉपी पेस्ट है ना। ठीक है। उल्टा, ये तो उल्टा वाला था, विद रिस्पेक्ट टू वाई था, इधर तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वो तो उल्टा सीधा वाला है ना। बताओ मुझे जनरल सॉल्यूशन क्या बना, ये बताओ। एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, वाई को रिप्लेस कर दो एक्स से, वन तो वन ही रहेगा। और आगे बढ़ो, सी ई की पावर वाई था, माइनस एक्स तो नहीं था, माइनस एक्स भी क्यों होगा, वाई है ना। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आप मानते हो इस वाली इक्वेशन की इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये बन जाएगा, सेम टू सेम पिछले इक्वेशन को कॉपी करके। तो अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इस द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपसे इक्वेशन पूछिए उस कर्व की, कौन से, ये रेड वाले कर्व की।
इस रेड वाले कर्व की ये इक्वेशन है, राइट। इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म। तो वर्ड प्रॉब्लम में कभी सी होता है क्या? पिछली दो एक्सरसाइज करी है ना, वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी सी नहीं होता। तो वो वाली जो इक्वेशन है वो क्या शो पीस के लिए थोड़ी ना है, बताया ना, इसको बाद में यूज करना है। अब आपको ये भी गिवन है कि ये जो कर्व है 0,0 से पास करता है, यानी इस कर्व पे कहीं ना कहीं 0,0 ला करता है ओरिजिन। ये ओरिजिन भी कहीं ना कहीं इसी कर्व पे 0,0 ला करता है। तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको इसमें पुटअप करो, पुटअप करते ही सी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। जनरल से पर्टिकुलर निकालने का तरीका यही है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करो। पहले जनरल निकलेगी, तसल्ली से, तसल्ली से निकल गई। अब हम क्या लिखेंगे? ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, सेकेंड इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, राइट। ठीक है। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द, so the origin must satisfy the equation of the curve. So putting x comma y equal to 0,0, origin के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 0,0, o इसका नाम है, x comma y equal to 0,0 in the equation of the curve in general form, in general form में हम पुट अप करेंगे, वी गेट। सो बताओ क्या है मेरे पास, y प्लस एक्स प्लस वन, तो y और x तो 0,0 है, तो 0 + 0 + 1 इक्वल टू c इंटू ई की पावर x, x क्या है 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो इट इज लाइक 1, c इंटू ई की पावर 0 = 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। if c की वैल्यू 1 को उधर अगेन रिप्लेस कर दो टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन पुटिंग अगेन पुटिंग c इक्वल टू 1 इन व्हाट, इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। या अपन बार बार ये लिखना नहीं चाहते तो उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, तो सीधे लिख देंगे इन द इक्वेशन 1। ठीक है, या फिर इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म, द कर्व इन जनरल फॉर्म। और ये क्यों कर रहे हैं हम जनरल फॉर्म में, क्यों पुट अप कर रहे हैं? टू गेट इट्स पर्टिकुलर फॉर्म, टू फाइंड इट्स पर्टिकुलर फॉर्म। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आप इक्वेशन निकालोगे ऑफ द कर्व या जो भी पूछा उसमें सी नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही चाहिए। अंडरस्टूड है ये? वी गेट, सो एक्स प्लस वाई नहीं, वाई प्लस एक्स प्लस वन था इधर, तो उसको तो छेड़ना नहीं है। और इधर था सी, सी इंटू ई की पावर एक्स, तो सी की जगह तो 1 आ गया, 1 × e⁻x, तो फाइनल क्या बनेगा बताओ? y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पर्टिकुलर फॉर्म, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पर्टिकुलर फॉर्म। बोलो समझ आया? आंसर मैच हो गया? हो गया? बताओ, हो गया? ओके। तो ये जो रेड वाला कर्व है ना, इसकी इक्वेशन है ये, जो अभी अपन ने निकाली। हमने क्या निकाली हमको ये पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू e⁻x है, ये इस कर्व की इक्वेशन है। और वो क्या है फिर? वो उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उसको इंटीग्रेट करके पर्टिकुलर इक्वेशन मतलब जनरल इक्वेशन बनाई। ठीक है, क्लियर कर दूं अब इसको, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो, अब कहाँ पे छोड़ा था हमने एक्सरसाइज को? कौन सा किया था? 10th। 11th में वही dy/dx को आइसोलेट करो फटाफट से। देखो, पहली अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि dy/dx को आइसोलेट करते हैं, फिर काम ना बने तो फिर उसको dx/dy में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो यहां से dy/dx को आइसोलेट करूंगा, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। करो, तो dx से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर लिखेंगे नेगेटिव करके, तो dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? वाई, तो ये नेगेटिव करके लिख दो -y। dy से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे लिख दो x - y²। ये माइनस है तो उसको माइनस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो इट बिकम्स y × y² - x। अब यहाँ से ऑब्वियस बात है, ये चीजें अलग अलग नहीं हो सकती, हो सकती है क्या? बोलो। तो पहली अप्रोच तो dy/dx बनाने की थी, बट उससे बात नहीं बनी, नहीं बनी तो अब उल्टा करो, dy/dx को क्या कर दूंगा मैं? dx/dy, और उधर क्या हो जाएगा?
वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। अब हो जाएगा ना अलग अलग, तो वाई स्क्वायर बाई वाई और माइनस एक्स बाई वाई। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन सी टर्म इधर आएगी और कौन सी वहीं रुकेगी। देखो दो अप्रोचेज हैं, एक तो ये चीज फिक्स कर लो जिसमें दोनों चीजें हैं वो इधर आएगी, और जो इसमें अकेली चीज है वो वहां रहेगी, मिक्स में चीजें वो इधर आएगी। ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या है, जो ऊपर रखा हुआ है वो वाली टर्म इधर चाहिए, जो नीचे रखा हुआ है वो वाली टर्म उधर चाहिए। ठीक है। तो कैसे भी अप्रोच से देख लो। तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इधर आएगा तो प्लस एक्स बाई वाई, तो प्लस एक्स बाई वाई को लिख सकता हूँ 1/y इंटू एक्स, एक्स को अलग करके लिखो, उधर कौन बचा वाई। अब उसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म से, सॉरी। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ऑन कंपेरिजन पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताओ 1/y, और क्यू की वैल्यू बताओ वाई, बोथ आर द फंक्शंस ऑफ वाई। अगला काम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाउ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रल पी, पी डी वाई अब की बार है ना, दूसरे फॉर्म की है तो ई की पावर इंटीग्रल पी की वैल्यू क्या है 1/y, 1/y को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या बनेगा लॉग वाई, लॉग मॉडुलस वाई, ई से लॉग कैंसिल आउट होके इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया वाई। अगला काम क्या है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वाई, इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू क्या है वाई, तो वाई इंटू वाई, और इसको कर दो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई, और वाई स्क्वायर डी वाई क्या होता है बताओ, वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी, और इधर एलएचएस में क्या है एक्स वाई, तो वाई को उधर भेजेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाती है, वाई से ये कट गया वाई स्क्वायर बाई 3, और वाई से वो डिवाइड होगा तो सी इंटू वाई की पावर -1। ठीक है, चेक करो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर निकालना नहीं है इसमें। ठीक है, ट्वेल्थ देखो, लास्ट वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें भी डीवाई बाई डी एक्स को ही आइसोलेट करने की पहली अप्रोच होनी चाहिए, बट साफ साफ दिख रहा है कि उससे पार नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि वाई के नीचे ही आएगा तो ये आइसोलेट होगा भी नहीं। चलो एक बार के लिए तो पहली अप्रोच तो वही होनी चाहिए कि डीवाई बाई डी एक्स को आइसोलेट। तो इट इज लाइक वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3y स्क्वायर, तो नहीं हो सकता ना अलग अलग, बताओ ऐसे और ऐसे अलग अलग, तो उल्टा करो फिर। तो लास्ट के तीन इक्वेशंस मतलब दूसरी फॉर्म की है ना, टेंथ भी उसी फॉर्म की थी, टेंथ 11th 12th ये दूसरी फॉर्म की है, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, रेसिप्रोकल करने के बाद ये तो बना एक्स बाई वाई, और वो बना वाई स्क्वायर से वाई कट के 3y। अब इसमें से ऑब्वियसली एक्स बाई वाई को उधर बुलाएंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई को उधर बुलाएंगे, सो क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस प्लस -1/y मल्टीप्लाइड बाय एक्स, सही है, इक्वल टू 3y। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, सो पी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -1/y और क्यू की वैल्यू 3y। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ इक्वल टू, फॉर्मूला इज ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई, दिस इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल -1/y डी वाई, करना इंटीग्रल -1/y डी वाई का, तो माइनस तो बाहर आ गया, और 1/y का इंटीग्रल क्या होता है लॉग वाई। ठीक है, ई से लॉग तब कटेगा जब माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा लॉग 1/y, पावर हो जाएगी उसकी -1, ई से लॉग कट के 1/y हो गया आपका फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि है 1/y, और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3y इंटू 1/y, बस पूरे का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू वाई, डी वाई मतलब वाई से वाई गया,
तो ये हो गया एक्स बाई वाई इक्वल टू 3 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई 3y प्लस सी। वाई को उधर भेजो तो एक्स इक्वल टू 3y² प्लस cy इज द जनरल सॉल्यूशन। चेक करो। तो हो गए हमारे जनरल सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस। अब नीचे कितने क्वेश्चंस है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के हमारे पास, कर दो उसको डिलीट। कितने क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के? 3 तो ये, और नीचे वर्ड प्रॉब्लम भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की होती है 5, 5 में से एक निपटा दी तो 4 और। ठीक है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आप देखो 13 to 15 क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्स। जाओ 13 to 15, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो ये आपको कंडीशंस हैं, इसको आपको यूज करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx, here the given differential equation is this। और ये तो बिल्कुल अरेंज होके मिल गई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से, राइट। तो dy by dx टाइप की है ये, तो फर्स्ट फॉर्म की, फर्स्ट टाइप की। dy by dx इक्वल टू पी वाई होगा आपकी बार, इक्वल टू क्यू। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 tan x, और क्यू की वैल्यू हो जाएगी sin x। तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होगा आपकी बार, ई की पावर इंटीग्रल पी, पी की वैल्यू है 2 tan x dx। तो 2 tan x का इंटीग्रल क्या होगा? 2 तो निकाल दो बाहर, और tan x का क्या होता है? log sec x। अब 2 को अंदर भेजो ई से log काटने के लिए, तो ई की पावर log ऑफ sec² x। ई से log कट के फाइनल आंसर इज, मतलब फाइनल फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec²x। नाउ द जनरल सॉल्यूशन पार्ट। General solution can be written as x into integrating factor. What is integrating factor? सॉरी, y इंटू इंटीग्रेटिंग, ये तो फर्स्ट टाइप की है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो ये जो फंक्शन बनेगा ना, इसका अपोजिट वहां लगेगा। देखो ये x का फंक्शन है तो y आ रहा है यहाँ पे, और जब ये y का फंक्शन था तो x आ रहा है। तो जैसे मैंने लिखा ना x इंटू सेक स्क्वायर, तो उसी टाइम फील हो गया कि गलत था। तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कैसे हो रहा है, सेम सेम कैसे हो रहा है? इक्वल टू वॉट? क्यू, क्यू क्या है? साइन एक्स इंटू वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec²x, इस पूरे का होल इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। साइन एक्स sec² x को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos²x। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x, और 1/cos x sec x, तो sec x tan x हो गई। और sec x tan x का डायरेक्ट इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, sec x प्लस सी, sec x प्लस सी, और इधर क्या है मेरे पास? y इंटू sec²। तो देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का वही तरीका जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में फॉलो किया। पहले तसल्ली से पूरा जनरल सॉल्यूशन में जो जो काम कर रहे थे वो सारा काम करो, कुछ भी मत छोड़ो। तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो y एज ए फंक्शन ऑफ x भी बनाते थे उसमें, तो वो भी बनाओ। तो y इक्वल टू sec²x, sec x से sec² डिवाइड हो गए, एक sec x बच गया नीचे, एक sec x नीचे बच गया, तो वो ऊपर क्या हो गया? ऊपर आके क्या बन गया? cos x। ठीक है। और c के नीचे sec² x दो बार बच गया, तो दो c cos² x हो गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन DE, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द given DE। Okay. Now it is given that we will use this information. Now it is given that when y equal to 0, also it is given that y equal to 0 when x equal to pi by 3. So putting what? X comma y equal to x की वैल्यू pi by 3, y की वैल्यू 0 in the general solution, in the general solution we get. So tell me what is the general solution? y इक्वल टू cos x, तो y की वैल्यू तो pi by 3 है,
इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो सी इंटू कॉस स्क्वायर 0, राइट। तो पाई बाय 3 इक्वल टू कॉस 0 क्या होता है 1, गलत किया, उल्टा कर दिया, ओके, उल्टा कर दिया, ओके। यहाँ आएगा, ओके, और यहाँ आएगा पाई बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाय 3, और ये हो जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। तो 0 कॉस पाई बाय 3 इज व्हाट 60 डिग्री, 1/2 प्लस सी इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो ये हो जाता है c/4 की वैल्यू हो जाती है -1/2। तो 4 को उधर भेज दूं तो c की वैल्यू हो जाती है -2। पुट करो एंड फाइंड द आंसर, अगेन पुटिंग, at last putting c equal to -2 in the general solution to get the particular solution, to get its particular solution। तो c सहित से c रहित बनाने की स्टोरी तो ये तो चलेगी सेम। क्या था, वी गेट y इक्वल्स टू cos x प्लस सी था, तो -2, सी की वैल्यू -2, चेक करो इसी फॉर्मेट में, इज द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी। तो ये सारा काम आपको करना है, इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखना है अभी। तो 14 में हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करें पहले, बोलो आइसोलेट करने के बाद क्या मिला, dy बाई डी एक्स 1 + x² से डिवाइड करूंगा, तो 2xy को भी करूंगा, 2xy डिवाइडेड बाय 1 + x²। और RHS में देखो ऑलरेडी एक 1 + x² नीचे, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² का भी होल स्क्वायर। चलो लेट्स कंपेयर टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of type 1, standard form of the linear differential equation of type 1, dy by dx plus py equal to q, right? So on comparison p क्या मिला बताओ, यस, इसमें से y को हटा दो, तो ये हो जाएगा मेरा p और ये हो जाएगा q, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट टाइप की है, तो इंटीग्रल e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो 2x डिवाइड बाय 1 + x² का क्या होगा इंटीग्रल, नीचे वाले का ऊपर बैठा है सीधा सीधा, और लॉग से कट भी जाएगा। हम्म, हो गया, जनरल सॉल्यूशन भी आ गया, e की पावर इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय 1 + तो साफ साफ ऊपर जो है 1 + x² का डेरिवेटिव बैठा है, तो e की पावर लॉग मॉडुलस 1 + x², ई से लॉग कट के इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 + x²। चलो जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू 1 + x², q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो व्हाट इज q, 1 का होल स्क्वायर और इंटू 1 + x², इस पूरे का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो एक पावर तो कट गई, एक पावर बढ़ गई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, अब वो कम हो गई, तो ये इंटीग्रल केवल dx डिवाइडेड बाय 1 + x² रह गया,
जो कि क्या होता है tan इनवर्स x, ऑल थिंग्स डन, सो वी कैन पुट ए c, राइट। और LHS तो यही रहेगा, सो दिस इज द LHS पार्ट एंड दिस इज द RHS पार्ट। ये तो आगे जनरल सॉल्यूशन। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस जनरल सॉल्यूशन। क्या है, व्हेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0 पुटअप किया पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, सो y की वैल्यू क्या पुटअप करी, 0, तो 0 × 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड 1, ये तो पूरा 0 हो गया ना, इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1 प्लस c। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, tan इनवर्स 1 इज व्हाट, पाई/4 प्लस c, तो c की वैल्यू -5। अगेन पुट दिस वैल्यू हेयर, तो ये हो जाएगा c, यहाँ पे -π/4 रख दो एंड दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किस फॉर्मेट में होगा बताओ, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, मैच हो गया। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो दो क्वेश्चंस आ गए उसमें, तीसरा भी उसी फॉर्मेट में है क्या, तीसरा भी उसी फॉर्मेट में, स्ट्रेंज, एक भी उल्टा नहीं दिया इन्होंने। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सारे ही सीधे दे दिए, हो सकता है ये वर्ड प्रॉब्लम उल्टी वाली हो, देखते हैं। पहले इसको निपटाओ, डी इज इक्वल टू दिस, सो स्ट्रेट अवे ये तो उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो कंपैरिजन स्टार्ट कर दें। dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, सो कंपैरिजन स्टार्ट करो। p की वैल्यू माइनस कॉट एक्स, वाई को आइसोलेट करके, और q की वैल्यू इज sin 2x, राइट। चलो, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल, व्हाट वाज द p क्या था, -3 cot x dx, राइट। तो -3 को तो निकाल देते हैं बाहर, और इंटीग्रल cot x बताओ क्या होता है, log मॉडुलस sin x। अब e से log काटने के लिए -3 को अंदर ले जाओ, तो -3 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो माइनस की वजह से तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस की वजह से तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और क्यूबिक हो जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स विच इज इक्वल टू कोसेक क्यूब एक्स। ई से लॉग कटने के बाद क्या बच जाएगा, कोसेक क्यूब एक्स। दिस इज योर फाइनल व्हाट, दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेटिंग, राइट। चलो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। या निकालो, चलो जनरल सॉल्यूशन, फिर पर्टिकुलर ऊपर का ऊपर ही निकाल देंगे। जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू कोसेक क्यूब एक्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है देखो, साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कोसेक क्यूब एक्स, होल मल्टीप्लाइड बाय होल इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन 2x को खोलना पड़ेगा भाई, क्या होता है 2 sin x cos x, और कोसेक क्यूब x को वापस लिख दो 1/बाय साइन क्यूब x इंटू dx इंटीग्रल। सो 2 को तो बाहर निकालो, अब देखो क्या बचा अंदर, एक साइन x से ये कट गया, साइन स्क्वायर x टाइम्स कट गया, अब कॉस बाय साइन कॉट, और 1/साइन कोसेक, तो कोसेक x कॉट x हो गया, बोलो, इंटू dx। क्या होता है कोसेक x कॉट x, माइनस को 2 भी है, तो -2 कोसेक x, और फिर प्लस सी। सो दिस इज द RHS पार्ट ऑफ द जनरल सॉल्यूशन, और LHS तो कॉपी पेस्ट होता ही है, लेकिन LHS में भी फिर कोसेक क्यूब एक्स है, तो वो भी जाएगा वहां पे, है ना। तो करो फिर, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू कोसेक क्यूब एक्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स नीचे में, तो ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स, एक तो कोसेक एक्स है ना, एक तो कट गया, और फिर c से पूरा डिवाइड होगा, तो c साइन क्यूब एक्स हो जाएगा यहाँ। This is your general solution. Now put the values. Put the values what? Y equal to 2 when x equal to pi/2. Put these values here. So y की वैल्यू तो रखनी है आपको 2, implies y की वैल्यू तो रखनी है आपको 2 -2 साइन स्क्वायर x की जगह pi/2 प्लस c साइन क्यूब x की जगह pi/2। फाइन, ओके फाइन। इट इज लाइक 2 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर pi/2 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1,
और सी 1 का क्यूब, सो 2 -2 × 1 का स्क्वायर -2 देन प्लस सी। सी की वैल्यू 4 आ गई क्या, -2 + 2 आ तरह सी = 4, और सी की वैल्यू 4 इधर पुट अप कर दो, सी की जगह 4 लगा देता हूँ, +4 ही आई है, तो यही फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, चेक करो। इसी फॉर्मेट में भी है, -2 sin² x + 4 sin³ x। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी, 2 वर्ड प्रॉब्लम से, जिसमें से एक तो हमने पहले ही कर लिया है और एक पहले कर लिया है, तो स्टेप्स भी लिख दिए हैं। तो अब दूसरे को विदाउट स्टेप्स करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को समझो। ऐसी कर्व की इक्वेशन बता करो, अब इक्वेशन पता करो दैट मीन्स जनरल इक्वेशन पता करो, डिफरेंशियल इक्वेशन पता मत करो। इक्वेशन पता करो मतलब y = fx टाइप की इक्वेशन, जो सॉल्यूशन होता है वो पता करो, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो उसकी गिवन इंफॉर्मेशन से बन जाएगी अभी, ठीक है। पासिंग थ्रू 0,2, तो ये तो इंफॉर्मेशन बाद में काम आएगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के, इसको तो एक बार करो, स्टार मार्क करके छोड़ गया, जो आगे बढ़ो। गिवन दैट क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स अगेन x + y, एक्सीड x + y एक्सीड करता है मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के मैग्नीट्यूड से। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मैग्नीट्यूड वही होता है dy/dx, उस dy/dx से ज्यादा है, कितने पॉइंट से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। तो यानी x + y की वैल्यू, सम की वैल्यू dy/dx में 5 जोड़ने से मिलेगी। हो गया काम। तो पहला काम तो वही, हेट इज गिवन दैट करके गिवन इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना है। ये इन्फॉर्मेशन दिखने में थोड़ी सी हैक्टिक लगती है, लेकिन होती बड़ी टुच्ची सी है। हेयर इट इज गिवन दैट, ठीक है, कॉपी पेस्ट मार देना ये। द सम of the coordinates of any point on the curve x is the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any, ठीक है, दैट इज, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। सो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स हो गया x + y, एक्सीड की जगह लगाओ = का साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट को लगाओ dy/dx। एक्चुअली ये dy/dx एट x, y है, लेकिन सॉल्व होकर वापस dy/dx बन गया, और बाय 5 है तो +5 करो, राइट। यहां से क्या करूंगा, dy/dx को आइसोलेट करूंगा, तो y वाली टर्म तो dy/dx के साथ में चाहिए ना आपको, तो -y, राइट, और 5 को उधर भेज दो तो x - 5। समझ आया, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन्फॉर्मेशन से। इसको कंपेयर करो टू द स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx + py = q। सो p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -1। p की वैल्यू आ जाती है, इसको -1 लिख सकता हूं मैं, और q की वैल्यू आ जाती है x - 5। तो q तो एक फंक्शन ऑफ x है, और p जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले वही काम, = e⁻इंटीग्रल p dx, e⁻इंटीग्रल p क्या था, -1 × dx, तो e⁻इंटीग्रल -1 का इंटीग्रल -x, e⁻−x है क्या, ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो अब नेक्स्ट काम जो है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, जनरल, ओ सॉरी, जनरल सॉल्यूशन निकालना। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻−x, q है हमारा x - 5 इंटू e⁻−x, इस पूरे का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस पूरे का इंटीग्रल आप कैसे करें, देखो दो तरीके हैं, या तो इसको एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन स्ट्रेट अवे मान लो और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाओ, और या फिर मल्टीप्लाई करके एक इंटीग्रल तो सरल बना दो और दूसरा फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स तो लगेगा, मल्टीप्लाई करो या ना करो, तो बोलो मल्टीप्लाई करें या ना करें, नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, तो इसी फॉर्मेट में पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक, दैट मीन्स दिस वन, एंड एक्सपोनेंशियल दैट मीन्स दिस सेकंड। फाइन, चलो आओ, तो पहला फंक्शन एज इट इज, यानी x - 5 एज इट इज, दूसरे फंक्शन का क्या, हाँ, तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल करो ना, e⁻−x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो व्हाट इज x - 5 का डेरिवेटिव 1 इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल सेम वही हो जाएगा, -e⁻−x।
dx। सॉर्ट आउट करो उसको, तो x-5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 - x हो गया, 5 - x इंटू ई की पावर माइनस एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो एक बार और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो 5 - x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन वही हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो दोनों टर्म्स में से ई की पावर माइनस एक्स अगेन निकाल लो कॉमन, तो बचता है 5 - x, और इधर क्या बचता है -1 प्लस सी। एंड व्हाट इज 5 - x - 1? 4 - x। तो इसी स्टेप में कर दो इसको, तो 4 - x। ठीक है, ओके। और RHS में तो वही, LHS में तो वही सेम चीज, y इंटू ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करवाएंगे। पहले जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो काम करते हैं सारा सब कुछ करेंगे। तो ये डिवाइड हो गया, क्या बन जाएगा 4 - x, और वो डिवाइड हो गया, क्या बन जाएगा c इंटू ई की पावर प्लस एक्स। ओके, 4 - x को भी हम यहाँ ले आएंगे, तो फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x+y+4, x+y-4, x+y-4 इक्वल टू c इंटू ई की पावर x। तो ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी अपन वर्ड प्रॉब्लम टाइप में कर रहे हैं, तो अपन ये नहीं लिखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन, अपन क्या लिखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म। जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म। नाउ इट इज गिवन दैट द कर्व passes थ्रू दिस पॉइंट, so it must satisfy the equation of this, it must satisfy this equation, so we'll put this values here। तो पुटअप करो, तो 0,2 पुटअप करना है बेटा, तो इस वाले ब्लॉक में पुटअप करता हूं मैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो x की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 2 -4, c इंटू ई की पावर x की जगह अगेन 0। तो व्हाट इज 2 - 4? -2। ई की पावर 0 इज 1, तो c की वैल्यू इज -2। c की वैल्यू -2 अगेन इसमें पुटअप करो, एंड दिस विल बी योर -2 पुटअप करना है ना, तो -2 ई की पावर x। तो ये तो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर से, क्या लिखूंगा मैं, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पर्टिकुलर फॉर्म, रादर देन राइटिंग दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे लिख के खत्म करना है। खत्म हो गया, तो 18-19 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है, जल्दी से बता दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो पूछा है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है तो फिर आप क्यू भी क्यों निकालते हो, केवल वाई निकालो। एक्स से डिवाइड कराओ तो ये y/x और y/x, और वहां पे ये एक एक्स पावर का डिस्चार्ज, हालांकि वो तो क्यू है, इससे तो लेना देना है नहीं। पी क्या निकलेगा यहाँ से, वाई को हटा के -1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, फर्स्ट टाइप का ये, और नीचे वाला सेकंड टाइप का है, इंटीग्रल -1/x dx। तो ई की पावर माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, और हाँ, तो ई की पावर लॉग 1/x मॉडुलस 1/x, सो इट इज 1/x। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें एक्स भी रखा हुआ है, तो ये चीज गलती करवाती है कि गलती से अगर मैंने ये माइनस साइन को इग्नोर कर दिया तो आंसर फिर +x आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो लास्ट, इसमें वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन ये दूसरे टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, सो dx/dy इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं, y/x से डिवाइड कराओ तो प्लस y डिवाइडेड बाय 1 - y² हो गया ये, और इंटू एक्स को अलग ही रख दो, और इक्वल टू ay डिवाइडेड बाय 1 - y²। तो ये दूसरी चीज तो वैसे भी q निकालने में हेल्पफुल है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में q का तो कोई रोल है नहीं, तो सीधे p को पकड़ो अपने, तो ये है p। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, दूसरे टाइप की है तो ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई, सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल वाई डिवाइडेड बाय 1 - y² डी वाई। तो नीचे वाले का अगर आपको डेरिवेटिव ऊपर चाहिए तो क्या चाहिए ऊपर, -2y, -2y, -2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई कराने के लिए बाहर -1/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो -1/2 log 1 - y², राइट, यही होगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, लॉग डी। ओके ठीक है, हाँ। तो अब क्या होगा, -1/2 के अंदर एंट्री करवानी पड़ेगी इससे लॉग कैंसिल आउट करने के लिए। अब जब माइनस की एंट्री कराओगे तो ये डिनोमिनेटर इसका रेसिप्रोकल, और 1/2 की एंट्री कराओगे तो रूट, तो ये हो जाता है log ऑफ
1/√1 - y²। नीचे क्यों आया ये, माइनस की वजह से, वन रूट में क्यों गया, 1/2 की वजह से, तो ई से लॉग कैंसिल आउट होके 1/1 - y² का रूट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में आंसर तो मैच करो, उसमें भी डी था या नहीं, उसमें सी था, इसमें डी है, मैच हो गया। ओके सो डन, we are done with all types of linear all types of differential equations whether it is homogeneous variable separation। अब हालांकि इस एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेशन का कोई रोल नहीं था, तो ये बिल्कुल न्यारी चलेगी, और वेरिएबल सेपरेशन और होमोजेनियस मिक्स में चलेगी। ठीक है, कल से वी विल स्टार्ट द मिसलेनियस पार्ट, और मिसलेनियस पार्ट आपको पता है सब मिक्स में आएगा। तो असली मजा तो वहीं आएगा जब आपको इक्वेशन पहचाननी पड़ेगी कि इस एक्सरसाइज की है, इस एक्सरसाइज की है, इस एक्सरसाइज की। मिसलेनियस एग्जाम्पल अपने आप सॉल्व करते रहो बीच बीच में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।